बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने स्टार्ट किया था डायबिटीज़, जो कि हमारे साथ एक चैप्टर है एंडोक्राइन सिस्टम का। एंडोक्राइन सिस्टम में जितने भी डिसऑर्डर्स है उसका चैप्टर हमने स्टार्ट किया है। उसमें से तकरीबन 2-3 डिसऑर्डर जो है ना वो हमने डिस्कस किए थे। आज हम डिस्कस करेंगे डायबिटीज़। डायबिटीज़ को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, लेकिन इसका जो इंसुलिन थेरापी है उसको आज हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद नर्सिंग मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट और जो हमारा जनरल मैनेजमेंट है वो करेंगे, और उसके बाद हम इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। तो आइए स्टार्ट लेते हैं। स्टार्ट लेने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल लेक्चर्स बाय अनाया को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को बहुत जल्द मिल सके। स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने पढ़ा था कि नॉन सल्पोनाइल इंसुलिन स्टिमुलेटर किस तरह से होते हैं, ठीक है। उसकी जो मेडिसिन वगैरह थी, जो डाइट चार्ट था, वो हमने डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे इंसुलिन थेरापी। इंसुलिन थेरापी यूज़ क्यों होते हैं, ठीक है। इंसुलिन होते किस चीज़ से, मतलब बनते किस चीज़ से है, इंसुलिन होते क्या है, और इंसुलिन को हम IV में देते हैं, सबकट देते हैं, या ओरली देते हैं, या IM देते हैं, ठीक है। तो उसको हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, बताया गया है कि व्हेन हाइपरग्लाइसीमिया इज़ नॉट कंट्रोल, जब हमारे साथ हाइपरग्लाइसीमिया यानी ग्लूकोज लेवल हाई हो जाता है और वो कंट्रोल नहीं रहता, वो हमेशा 350 से अबव रहता है, ठीक है। तो उस दौरान हम क्या करते हैं, विद डाइट आर ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, ना तो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट से, जैसे कि हमारे साथ बिक्विनेट्स हो गए, ठीक है, सल्पोनाइल यूरिया हो गया, इसी तरह से बहुत सारे मेडिसिन हमने पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस किए हैं। उससे भी अगर हमारे साथ ये जो हाइपोग्लाइसीमिया है ये कंट्रोल नहीं होता और ना ही डाइट से कंट्रोल होता है, तो उस दौरान हम क्या करते हैं, उस दौरान पेशेंट को हम इंसुलिन थेरापी स्टार्ट कर देती है और इंसुलिन उसको इंसुलिन उसको एडमिनिस्टर करना शुरू कर देते हैं। उससे फिर उसकी जो क्या होती है, जो हाइपरग्लाइसीमिया है वो थोड़ा कंट्रोल हो जाती है। और ये ज़्यादातर टाइप 1 डायबिटीज़ में होती है। टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होती है कि जो पेशेंट होता है उसकी इंसुलिन बिल्कुल तैयार ही नहीं होती। उसकी जो बीटा सेल्स होते हैं, जो कि हमारे साथ पेनक्रियास में प्रेजेंट होते हैं, तो वो बीटा सेल डैमेज हो जाते हैं, या तो पेनक्रोटोमी कर देते हैं। पेनक्रोटोमी का मतलब ये है कि पेनक्रियास को बिल्कुल रिमूव किया है, तो उस दौरान भी क्या होते हैं, जो इंसुलिन है वो प्रिपेयर नहीं होते, ठीक है। या उसका जो पेनक्रियास है वो बिल्कुल डैमेज हो गया है, तो उस दौरान भी क्या नहीं होती, इंसुलिन की प्रिपरेशन नहीं होती, इंसुलिन जो है ना वो सीक्रेट नहीं होते बीटा सेल से। तो इस वजह से हमारे साथ इंसुलिन थेरापी जो है ना वो स्टार्ट हो जाती है, और पर हम पेशेंट को एक्सोजीनियसली इंसुलिन दे देते हैं और उसका जो डायबिटीज़ है उसको कंट्रोल करते हैं, उसको मैनेज रखते हैं। स्टूडेंट्स, ये आप लोग देख सकते हैं, ये हमारे साथ स्लाइडिंग स्केल है। स्लाइडिंग स्केल की अगर आप लोगों को समझ आ गया तो फिर आप लोग इंसुलिन जो है ना वो इजीली एडमिनिस्टर कर सकते हैं। अगर हमारे साथ एक पेशेंट आया है और उसका डायबिटीज़ जो है ना उसको मतलब इंसुलिन थेरापी स्टार्ट हो गई है, ठीक है, आप लोग स्टार्ट नहीं करेंगे, वो डॉक्टर करेगा। डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा कि इसको इंसुलिन थेरापी पे डाल दो, ठीक है। तो अगर उसका इंसुलिन थेरापी स्टार्ट हो गया है और इसका जो मतलब शुगर लेवल है या जो डायबिटिक लेवल है वो क्या है, 150 से लेकर 200 mg तक है, तो उस दौरान हम 4 यूनिट इंसुलिन दे देते हैं, ठीक है। इसमें फिर अदर टाइप्स है, मतलब ये जो स्लाइडिंग स्केल है इसके बेस पे फिर टाइप्स ऑफ इंसुलिन है उसको डिस्कस करेंगे कि कौन सा इंसुलिन जो है ना पेशेंट को देना है, ठीक है। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, रैपिडली, ठीक है, ये सारे टाइप्स हैं हमारे साथ इंसुलिन की, तो वो फिर हम मैनेज करते हैं पेशेंट के लिए। स्लाइडिंग स्केल में ऐसा होता है कि अगर पेशेंट का जो शुगर लेवल है वो 150 से लेकर 200 तक है, तो 4 यूनिट इंसुलिन देंगे, ठीक है। अगर ये फिर भी कंट्रोल नहीं हुआ और शुगर लेवल जो है ना वो हाई था, ठीक है, 201 से लेकर 201 से लेकर 250 तक था, तो उस दौरान हम 6 यूनिट रिकमेंड करेंगे, ठीक है। यानी 2 यूनिट जो है ना आपने ज़्यादा कर देना है, लेकिन ये वैल्यू जो है ना ये रिमेंबर रखना है कि 200 से लेकर 201 से लेकर 250 तक फिर 2 यूनिट इंक्रीज करने हैं पोर के साथ और 6 यूनिट लगाने हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर हमारे साथ शुगर जो था ना वो 251 से लेकर 300 mg तक था, तो तब आपने क्या करना है, तब आपने 8 यूनिट्स इंसुलिन जो है ना वो एडमिनिस्टर करना है। अगर
उसका शुगर जो है ना, एक पेशेंट आया और उसका शुगर 301 से लेकर 350 तक है, तो तब फिर भी आपने 2 यूनिट्स को बढ़ा देना है और 10 यूनिट्स देने हैं, ठीक है। इसी तरह से फिर 10 के साथ 2 प्लस करके 12 यूनिट देना है। अगर हमारे साथ 350 से लेकर या 351 से लेकर 400 तक पेशेंट का शुगर है, ठीक है, हाइपरग्लाइसीमिया है। अगर शुगर जो है ना वो ग्रेटर देन 400 है, तो तब आपने क्या करना है, तब आपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है और आपने खुद ही इंसुलिन को नहीं लगाना है, बल्कि डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। डॉक्टर जो है ना वो फिर उसके लिए मैनेजमेंट करेगा, ठीक है। अब हमारे साथ आते हैं टाइप्स ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन की टाइप्स में जो है ना हमारे साथ क्या होते हैं, बहुत सारे टाइप्स होते हैं इंसुलिन की, ठीक है, जो कि पाकिस्तान में तो अभी तक शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन एंड रैपिड इंसुलिन, ठीक है, रैपिड एक्टिंग इंसुलिन, इंटरमीडिएट एक्टिंग, और इसी तरह से रेगुलर इंसुलिन और NPH, ठीक है, NPH जो कि हमारे साथ इंटरमीडिएट होती है उसमें आते हैं। तो ये सारे जो है ना ये हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान में, एंड लॉन्ग टर्म इंसुलिन भी मौजूद है, ठीक है, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन भी, ठीक है। तो उसको हम आज डिस्कस करेंगे कि मतलब कौन कौन सी इंसुलिन जो है ना वो मौजूद है यहाँ पे, जो कि हमारे साथ एक्सेप्टेबल भी है, जो कि इंसान के इंसुलिन से बने हुए हैं, जो कि बहुत सारे इफेक्टिव होते हैं, बहुत सारा इफेक्ट डालता है इंसान पे, इंसान की इंसुलिन, ठीक है। ये हमारे साथ बहुत फेवर फॉर्म होती है इंसुलिन की। पहले ज़माने में ऐसा होता था कि जो हिंजीर होता था ना उनसे इंसुलिन निकालता था, और हमारी जो मतलब जो पेशेंट आते थे डायबिटिक पेशेंट, तो उनमें क्या करता था, एडमिनिस्टर करता था। लेकिन अगर आप लोग देख ले तो हमारे मजहब के मुताबिक, यानी मुस्लिम होने के मुताबिक जो है ना आपका ये बात आप एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि हम पे खंजीर जो है ना वो हराम है, ठीक है। तो फिर क्या हो गया, जो मुस्लिम थे उसने इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया और उसका हाइपरग्लाइसीमिया होता जाता था और वो इसको बिल्कुल नहीं लगाता था, हत्ता कि वो मर भी जाता था, लेकिन इंसुलिन को नहीं लगाता। तो फिर क्या हो गया, फिर उसके बाद तो फिर फिजिशियन ने सोच लिया कि मतलब ये जो इसी तरह से अगर हाइपरग्लाइसीमिया ज़्यादा होता जाए और इंसान जो है ना वो मरते जाए, तो बहुत सारे रेशो हमारे साथ आ सकती है हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से डेथ की, ठीक है। तो उस दौरान जो सोचा, तो उन लोगों ने सोचा कि हम क्या करेंगे, जानवरों से या मतलब ऐसे जानवरों से जो कि हलाल हो, ठीक है, और ऐसे या तो मुस्लिम से या किसी और केमिकल्स वगैरह से क्या बनाएंगे, इंसुलिन बनाएंगे जो कि हमारे साथ इफ़ेक्टिव हो। तो केमिकल से भी बहुत सारे बन गए, लेकिन उतने इफ़ेक्टिव नहीं थे। फिर एनिमल्स वाले तो हम एक्सेप्ट ही नहीं करते थे, और लास्ट में हमारे साथ इंसान के इंसुलिन बन गए, इंसान से बनाए गए इंसुलिन थे जो कि हमारे साथ बहुत इफ़ेक्टिव थे, और वो आजकल यूज़ होते हैं, ठीक है। ये जो इंसुलिन प्रेजेंट होते हैं ये प्योर फॉर्म में इंसुलिन होते हैं जो कि इंसान से बनाए हुए होते हैं, और क्या करते हैं, इसको एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है। तो और ये जो मतलब जो ये जो इंसुलिन होते हैं ना, ये हमारे साथ एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन इसकी हो गई है। यहाँ पे जो भी हमने डाला है ना ये एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन है, ठीक है। मतलब वो क्लासिफिकेशन जो कि नॉट एक्सेप्टेबल था वो सारे हमने रिमूव किया है, और यहाँ पे स्लाइड में जो भी क्लासिफिकेशन डाला गया है तो वो क्या है, वो एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन है, मतलब हर बेस पे इसको एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे इस वजह से हमने डाले हैं। तो अब हम बात करेंगे इसकी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन की। तो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन का मतलब क्या है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन का मतलब ये है स्टूडेंट्स, ये आप लोगों ने रिमेंबर रखना है, एक होता है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन और एक होता है ऑनसेट ऑफ एक्शन। तो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन का मतलब ये है कि जब हम IV या सबकट या IM क्या लगाते हैं, मतलब इंसुलिन लगा लेते हैं, तो गैप बिटवीन द सेकेंड इंसुलिन, तब कब हम सेकेंड इंसुलिन को लगाएंगे, तो ये हमारे साथ क्या हो गया, गैप हो गया, मतलब ये हमारे साथ ड्यूरेशन हो गया, ठीक है। एक इंसुलिन और दूसरे इंसुलिन के बीच में जितना ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता है तो इसको हम कहते हैं ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, ठीक है। उस दौरान जो है ना, उस टाइम के दौरान इसका सारा एक्शन चलता है, और फिर नेक्स्ट इंसुलिन हम तब लगाते हैं जब इसका एक्शन ख़त्म हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं ऑनसेट ऑफ एक्शन। ऑनसेट ऑफ एक्शन का मतलब ये है कि कब इंसुलिन अपना फंक्शन स्टार्ट करेगा और पीक वाला इंसुलिन का जो फंक्शन होता है वहाँ तक ले जाएगा, तो उसको हम कहते हैं, ये दो टर्मिनोलॉजीज है, आप लोगों ने रिमेंबर रखना है। अब आते हैं अपने स्लाइड्स की तरफ। तो स्लाइड में लिखा गया है कि शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, लॉन्ग इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन, और फर्दर आ रहे हैं लॉन्ग एक्टिंग वगैरह, ये सब, ठीक है। तो हमारे साथ जो शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन होते हैं ना, ये वो इंसुलिन है जो कि हम IV भी दे सकते हैं, IM भी दे सकते हैं और सबकुटेनियस भी दे सकते हैं, ये आप लोगों ने रिमेंबर रखना है।
जो शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन होते हैं ना, इसमें हमारे साथ रेगुलर इंसुलिन आते हैं जो कि हम आईवी दे सकते हैं, एंड प्लेन इंसुलिन आते हैं जो कि जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होती है, इस एक्चुअली ऐसा होता है कि ये हमारे साथ मोनोमर्स में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। ये एक्चुअली मोनोमर्स में जल्दी से कन्वर्ट हो जाते हैं। जब इससे मोनोमर्स बनते हैं ना, इससे जब मोनोमर्स बनते हैं तो ये इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं और एक्शन जो है ना वो जल्दी से शो कर देता है। तो इसका इतना साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होता जीआईपी, तो इस वजह से इसको हम क्या करते हैं, इसको हम ओरली नहीं बल्कि आईवीली जल्दी से दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे साथ प्लेन इंसुलिन हो गया, इसमें रेगुलर इंसुलिन हो गया, एक्ट्राफेट्स हो गए एंड हिमुलिन आर हो गए, ठीक है। ये हमारे साथ टाइप्स ऑफ इंसुलिन है जो कि शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन में इंक्लूड है, ये आप लोगों ने रिमेंबर रखना है। अगर हम रैपिड एक्टिंग इंसुलिन की बात करें तो उसमें हमारे साथ एक टाइप ऑफ इंसुलिन आते हैं जिसको हम लेस्प्रो इंसुलिन कहते हैं एंड स्पार्ट इंसुलिन होते हैं, जो कि बहुत मशहूर है, स्पार्ट एंड लेस्प्रो इंसुलिन, ठीक है। ये हमारे साथ रैपिड इंसुलिन में आते हैं। इसका एक्शन जो है ना वो रैपिडली होता है, इसको हम इमरजेंसी में जल्दी से यूज़ कर देते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इंटरमीडिएट इंसुलिन को। तो इंटरमीडिएट इंसुलिन जो है ना ये हमारे साथ एनपीएच, मतलब इसमें जो इंसुलिन आते हैं वो एनपीएच होते हैं, न्यूट्रल प्रोटामीन हेक्डोन, ठीक है। ये हमारे साथ हेक्डोन, तो ये हमारे साथ एक टाइप ऑफ इंसुलिन है जो कि हमारे साथ एनपीएच इंसुलिन होता है। और ये इंसुलिन जो है ना ये हमारे साथ इंटरमीडिएट होते हैं। और इसको किस तरह से बनाते हैं, तो ये मिक्सचर ऑफ इंसुलिन होता है। किस तरह से मिक्सचर ऑफ इंसुलिन, इसमें रेगुलर इंसुलिन एंड इंटरमीडिएट एंड लॉन्ग टर्म इंसुलिन का कम्बिनेशन बना देते हैं, और वो इंसुलिन जब मिक्स कर देते हैं तो हमारे साथ इंटरमीडिएट यानी जो 12 आवर के लिए इंसुलिन हम लगा देते हैं वही बनाते हैं, वही बन जाते हैं, ठीक है। यानी सुबह लगा दिया 8 बजे तो रात को 8 बजे दोबारा से फिर लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये सारा दिन जो है ना ये आपका उस इंसुलिन के बेस पे चला जाएगा, मतलब इस इंसुलिन के ज़रिए से आपका बॉडी जो है ना वो मैनेज होते जाएगा, आपका शुगर लेवल जो है ना वो मैनेज होगा, ठीक है। तो ये 12 आवर के लिए यूज़ होता है। और ये हमारे साथ होता है इंटरमीडिएट इंसुलिन। इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन जो है ना इसमें हमारे साथ शामिल है मिक्सचर ऑफ इंसुलिन 70/30, ठीक है। 70% जो है ना इसमें एनपीएच यानी जो हमारे साथ मतलब जो इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन है जो कि हमारे साथ एनपीएच है, न्यूट्रल प्रोटामीन है, तो उसमें वो हमारे साथ 70% मौजूद होता है इस इंसुलिन में, ठीक है। और 30% जो है ना ये ऊपर वाला जो हमने डिस्कस किया रेगुलर इंसुलिन या प्लेन इंसुलिन ये शामिल होता है जो कि शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन होता है, ठीक है। और इसी तरह से थोड़े अमाउंट में लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन भी मौजूद होता है, तो उस दौरान हमारे साथ ये इंसुलिन बन जाते हैं जो कि इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन होता है। अब शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन में हमारे साथ जो थर्ड वन है वो है रेगुलर जो है ना ये हमारे साथ क्लियरली इसको हम क्या कर सकते हैं, आईवी दे सकते हैं। ये आप लोगों ने रिमेंबर रखना है, जहाँ पे हमने पिछली स्लाइड में भी बात की कि हमारे साथ जो शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन है इसमें रेगुलर इंसुलिन आता है, प्लेन इंसुलिन आता है, एस्कार्ड आता है एंड हिमुलिन आते हैं, ठीक है। तो ये जो रेगुलर इंसुलिन है ना ये हम आईवी दे सकते हैं। ये आप लोगों ने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से रिमेंबर रखना है। ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि कौन सा इंसुलिन जो कि इमरजेंसी के दौरान हम आईवी में दे सकते हैं, तो वो हमारे साथ है कौन सा, शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन में से रेगुलर इंसुलिन, ठीक है। इसकी जो ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है, इसका एक्शन जो है ना वो हमारे साथ 0 to 5 to 1 आवर से तक अपना एक्शन जो है ना वो शो कर देता है, ठीक है। अगर उस दौरान शो किया तो इसका जो पीक होता है जो कि हाई एक्शन होता है वो हमारे साथ 2 to 4 आवर में होता है, और ये सारा टाइम जो है ना उस तरफ 8 आवर का काम करता है, तो इसका ड्यूरेशन जो है ना वो 6 to 8 आवर में हो जाता है, और फिर 6 या 8 आवर बाद जो है ना दूसरा इंसुलिन लगाना पड़ता है, ठीक है। तो ये हमारे साथ शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन होता है जो कि 6 आवर या 8 आवर काम कर देता है। बात करते हैं इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन की। तो इंटरमीडिएट में हमने एक केमिकल की बात की जो कि हमारे साथ एनपीएच था। एनपीएच जो है ना ये हमारे साथ न्यूट्रल प्रोटामीन हेक्डोन था, ठीक है। न्यूट्रल प्रोटामीन हेक्डोन जो है ना ये हमारे साथ और केमिकल है जो कि हम ऐड करते हैं इंटरमीडिएट इंसुलिन के साथ ताकि इसका एक्शन जो है ना वो थोड़ा ज़्यादा रहे, ठीक है। और इसके साथ साथ फिर शॉर्ट एक्टिंग एंड लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन भी ऐड करते हैं, तो इसका एक्शन जो है ना वो इंटरमीडिएट यानी 12 आवर तक रहता है, ठीक है। यहाँ पे तो लिखा
देखा है कि इसका जो एक्शन है वो 18 to 24 आवर रहता है, लेकिन इसका एक्शन जो है ना वो ज़्यादातर 12 आवर तक रहता है और फिर इसका एक्शन ख़त्म हो जाता है, फिर हम दूसरा लगा देता है। ठीक है, तो क्या होता है कि ऑनसेट ऑफ एक्शन इसका क्या है 1 to 4 आवर है। ठीक है, जब हम लगा देते हैं तो 1 to 4 आवर इसका एक्शन जो है ना वो स्टार्ट हो जाता है। ऑनसेट ऑफ एक्शन का मतलब ये है कि एक्शन स्टार्ट होना। ठीक है, एंड फिर उसके बाद सॉरी स्टूडेंट्स, वो पिछले स्लाइड में मैंने आप लोगों को बताया कि ऑनसेट ऑफ एक्शन का मतलब ये है कि पीक ऑफ एक्शन, लेकिन इसका मतलब पीक ऑफ एक्शन नहीं है। पीक ऑफ एक्शन तक उसका एक्शन स्टार्ट होना, ये हमारे साथ ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है। ठीक है, तो 1 to 4 आवर्स में इसका एक्शन स्टार्ट हो जाता है, फिर तकरीबन 4 से लेकर 12 आवर तक ये हमारे साथ क्या रहता है, एक्शन का इसका एक्शन जो है ना वो बुलंद रहता है और फिर थोड़ा थोड़ा कम होता जाता है, और इसका एक्शन जब ख़त्म हो जाता है तो वो हमारे साथ 18 to 24 आवर्स होते हैं। ठीक है, तो मतलब ये कि ये 1 डे के लिए यूज़ होता है, मतलब रात एंड डे टाइम के लिए, और ये 24 आवर दूसरा फिर उसके बाद लगा देते हैं। साइट ऑफ इंजेक्शन, तो साइट ऑफ इंजेक्शन से पहले एक बात करें कि हम क्यों इंसुलिन को ओरली नहीं देते। ठीक है, वाई नॉट ओरली, तो बिकॉज ऑफ क्योंकि ये जो इंसुलिन होते हैं ना ये चले जाते हैं, जब ओरली हम इसको एडमिनिस्टर करते हैं तो ये चले जाते हैं कहाँ तक, ये जो हमारा स्टमक है यहाँ तक चले जाते हैं, GIT में चले जाते हैं। जब वहाँ पे चले जाते हैं तो वहाँ पे हमारे साथ डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड्स मौजूद होते हैं। ठीक है, और उस एसिड की वजह से हमारा जो pH है वो हाई रहता है। तो उस एसिडिक pH की वजह से क्या होता है, जब हमारा pH जो है ना वो एसिडिक है तो ये इंसुलिन को क्या करते हैं, उसको डिग्रेडेट करते हैं। ठीक है, जब उसको डिग्रेडेट करते हैं तो उस वजह से उसको डिग्रेड करते हैं, तो उसको जब डिग्रेड करते हैं तो उस वजह से हमारे साथ जो इंसुलिन है उसका एक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो इस वजह से हम एब्डोमेन में देते हैं और थाई में देते हैं, अपर आर्म में देते हैं एंड बटक में देते हैं, ताकि इसका साइट ऑफ एक्शन जो साइट ऑफ एक्शन है वहाँ तक ये जल्दी से पहुँच सके। और इसका साइट ऑफ एक्शन कौन सा होता है, मतलब ये कहाँ तक पहुँचना चाहता है, तो ये हमारे साथ जितने भी इंसुलिन होते हैं, चाहे वो आर्टिफिशियल हो यानी जो है हम एडमिनिस्टर करते हैं, चाहे वो अपने नॉर्मल जो नेचुरल इंसुलिन है वो हो, तो ये हमारे साथ कहाँ होते हैं। इसका जो फंक्शन होता है, तो इसका काम ये होता है कि ये मतलब जब इसकी रिलीज़ हो जाए तो इसका फंक्शन ये होता है कि ये हमारे साथ क्या करेगा, मेटाबॉलिज्म तक ले जाएगा। ठीक है, मेटाबॉलिज्म ये स्टार्ट करेगा, और मेटाबॉलिज्म मतलब ये हमारे साथ मेटाबॉलिज्म को क्या करता है, उसको मैनेज करता है, उसको मेंटेन रखता है। तो ये अपने आप को मेटाबॉलिज्म तक ले चलेगा। और ये मेटाबॉलिज्म कहाँ होगा, मेटाबॉलिज्म जो है ना या तो लीवर में होता है, ज़्यादातर लीवर में होता है, और अदर बॉडी पार्ट्स जिसमें हमारे साथ शामिल है किडनी एंड मसल। ठीक है, ये भी हमारे साथ मेटाबॉलिज्म में शामिल है। तो ये हमारे साथ ये जो इंसुलिन है ये किडनी तक चला जाएगा, मसल्स तक एंड लीवर तक। ठीक है, ये आप लोगों ने रिमेंबर रखना है। कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं कि अगर एक पेशेंट को डायबिटीज़ मेलाइटस हो गया है, चाहे वो टाइप 1 हो, टाइप 2 हो, डायबिटीज़ इंसेफलाइटिस हो या गेस्ट्रिशनल हो, ठीक है, यानी प्रेगनेंसी के दौरान हो, तो उस दौरान क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है डायबिटीज़ की। ठीक है, तो अगर एक पेशेंट है और वो डायबिटीज़ मेलाइटस के साथ आया है तो उसको हम कहेंगे कि नेवरोपैथी का मतलब ये है कि उसका जो नर्व होते हैं ना वो क्या करेगा, वो डैमेज हो जाएगा। ठीक है, नर्व जो है ना वो डैमेज हो जाएगा, तो हम उसका पाँव जो है ना वो चेक करेंगे, उसके पाँव पे क्या करेंगे, थोड़ा मतलब उसकी जो रिफ्लेक्स है उसको मालूम करेंगे। ठीक है, उसके रिफ्लेक्स को चेक करेंगे। दूसरा ये कि हमारे साथ अगर उसकी रिफ्लेक्स ठीक है तो हम पेशेंट से कहेंगे कि अगर कभी भी आपको लगा कि मेरे पाँव जो है ना वो मुरझाए हुए लगते हैं मुझे, ठीक है, या उसमें टेगलिंग वगैरह हो रही है, तो आपने अपने आप को फिजिशियन के पास ले चलना। दूसरा हमारे साथ आते हैं रेटिनोपैथी जो रेटिना होती है ना आई में, आई के पीछे जो रेटिना प्रेजेंट होती है, तो उसके नर्व्स जो है ना वो डैमेज हो जाते हैं, तो रेटिना डैमेज होने की यानी ब्लाइंडनेस की चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, एंड नेफ्रोपैथी जो नेफ्रॉन होते हैं ना वो डैमेज हो सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से कार्डियोमायोपैथी जो हार्ट होता है वो बहुत हार्डर मतलब उसकी जो पंपिंग का ब्लड पंपिंग होती है ना वो उसके लिए अब हार्डर बन सकती है। ठीक है, तो हार्ट डिजीजेस बेकास हो सकते हैं, ये भी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। एंड पेरिफेरल न्यूरोपैथी, और जो पेरिफेरल सिस्टम है उसमें भी न्यूरोपैथी यानी उसकी जो नर्व होते हैं वो भी डैमेज हो सकते हैं। हमारे साथ अदर कॉम्प्लिकेशन में भी ये भी हो सकते हैं कि गैस्ट्रोपेरेसिस का मतलब ये है कि आप जो हमारे साथ स्टमक है वो पैरालाइज हो सकती है, वो अपना फंक्शन छोड़ सकती
सकती है, ठीक है, जो वो मुरझाया हुआ हो सकता है, डायरिया हो सकती है, एंड इम्पोटेंस। इम्पोटेंस का मतलब ये है कि अनेबल टू सेक्सुअल, मतलब वो अब एबल नहीं होगी कि वो मतलब उसकी सेक्सुअल डिस्फंक्शन होगी, ठीक है। एंड ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन का मतलब ये है कि जब वो लेटा हुआ है और एकदम वो बैठ जाए या वो उठ जाए या वो बैठा हुआ है और वो उठ जाए, तो उस दौरान क्या होगी, उस दौरान उसकी बीपी जो है ना वो लो होगी, ठीक है, यानी ब्लड प्रेशर उसकी लो होगी उस दौरान। तो इसको हम कहते हैं ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। ये आप लोग देख सकते हैं वही कॉम्प्लिकेशंस यहाँ पे दोबारा दिए गए हैं कि रेटिनोपैथी में क्या होगी, जो मसल्स है उसकी एडिमा होगी, ठीक है, एंड कैपिलरी नॉन परफ्यूजन होगी, एंजियोजेनेसिस हो सकती है, हेमोरेज हो सकती है, एंड ग्लूकोकोमा, ठीक है। इसी तरह से हमारे साथ नेफ्रोपैथी में क्या हो सकती है, उसमें क्या डैमेज हो सकती है, तो डैमेज ग्लोमेरुलस, ठीक है, ग्लोमेरुलस जो है ना वो डैमेज हो सकती है, हाइपर लिट्रेशन हो सकती है, हाइपर फिल्ट्रेशन हो सकती है, रेनल डैमेज हो सकती है, ठीक है। एंड पेरिफेरल न्यूरोपैथी में अगर हम बात करें तो नर्व डैमेज हो सकती है, ठीक है, उसके पाँव जो है ना वो मुरझाए हुए हो सकते हैं, अल्सरेशन हो सकती है, जख्म हो सकती है, एंड डेड टिश्यूज हो सकते हैं, स्ट्रोक हो सकती है, ब्रेन पे भी बहुत सारा डैमेज हो सकता है, ठीक है, एंड हार्ट डिजीजेज में भी बहुत सारे डिजीजेज भी हो सकते हैं, एंड ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी भी हो सकती है, उसमें नर्व डैमेज वगैरह, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्फंक्शन एंड जीनो यूरिनरी ट्रैक डिस्फंक्शन हो सकती है। तो ये आप लोगों ने रिमेंबर रखना है कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है और जब ये कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो क्या क्या डैमेज हो सकती है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमारे साथ आते हैं मेडिकल न्यूट्रिशन। मेडिकल न्यूट्रिशन से पहले अगर हम जनरल थेरापी की बात करें तो जनरल थेरापी में हमारे साथ क्या आते हैं कि हम पेशेंट को इंसुलिन थेरापी पे डालते हैं, ठीक है। अगर इंसुलिन थेरापी से मतलब अगर ओरली ड्रग वगैरह से काम नहीं चल सका तो उस दौरान हम इंसुलिन थेरापी कर देते हैं, एंटी ग्लाइसेमिक कर देते हैं, ठीक है, यानी वो ड्रग देते हैं जो कि एंटी ग्लाइसेमिक हो, यानी हाइपरटेंशन हाइपर शुगर को लो करे, ठीक है। और उसी तरह के से फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह प्रिस्क्राइब करते हैं कि आपने एक्सरसाइज करना है, दिन में तकरीबन 1 घंटा 2 घंटे एक्सरसाइज आपने करना है, ठीक है, शाम के टाइम एंड सुबह सवेरे जब आप उठ जाओ। एंड डाइट जो है ना उसको मेंटेन रखना है, उसमें शुगर वगैरह की इंटेक कम कर देना है, ठीक है। अब मेडिकल न्यूट्रिशनल थेरापी की बात करते हैं तो मेडिकल न्यूट्रिशनल थेरापी में हमारे साथ क्या आते हैं, उसका प्राइमरी गोल ये होता है कि उसका जो मेटाबॉलिक कंट्रोल है वो इम्प्रूव हो जाए, यानी उसका मेटाबॉलिज्म जो है ना वो इम्प्रूव हो जाए, ठीक है, ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है ना वो कम हो जाए, और इस तरीके से जो लिपिड जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो भी मेंटेन रहे, मतलब ज़्यादा ना हो जाए, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे साथ जो मेडिकल न्यूट्रिशन थेरापी होगी उसका फंक्शन यही होगा, बैलेंस फूड इनटेक विद इंसुलिन, ठीक है, इंसुलिन के साथ साथ जो फूड इनटेक है वो भी मतलब बैलेंस्ड में रखना है, ज़्यादा खुराक नहीं करना है, ठीक है। और ओरल एजेंट या कोई ओरल एजेंट जैसे कि जो भी हो, ठीक है, तो वो अपने क्या करना है, वो अपने बैलेंस में रखना है, ना तो ज़्यादा खाना खाना है और ना ही बहुत कम मतलब अपने इतना खाना है जो कि आप उसके साथ सर्वाइव कर सके। एंड एक्टिविटी टू अचीव ब्लड ग्लूकोज लेवल, ठीक है, और एक्टिविटी टू अचीव जो आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो आपका ये एक्टिविटी होगा कि अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करना है, उसको नॉर्मल रखना है, ठीक है, उसको नियर टू नॉर्मल जो है ना वो पॉसिबल जितना भी पॉसिबल हो कि नियर टू नॉर्मल हो तो उसको अपने उतना ही रखना है, अचीव एंड मेंटेन नॉर्मल लिपिड, और अपने नॉर्मल लिपिड या कोलेस्ट्रॉल लेवल को नॉर्मल रखना है, ठीक है, उसको भी आपका ये भी गोल होगा। तो आपके 2 गोल हो गए, एक आपका ये कि अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल को नॉर्मल करना है, मतलब नॉर्मल के करीब करना है, नॉर्मल तो फिर नहीं हो सकता क्योंकि डायबिटिक पेशेंट है, ठीक है, और जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको क्या करना है, उसको नॉर्मल के करीब लाना है, ठीक है, उसको भी नॉर्मल रखना है, बिल्कुल नॉर्मल रखना है, उसके करीब नहीं लाना है बल्कि उसको नॉर्मल रखना है। अगर वो थोड़ा सा भी ज़्यादा हो गया तो आपको हार्ट डिजीज वगैरह कुछ भी काज हो सकते हैं। मेंटेन शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म बॉडी वेट, ठीक है, आपका जो बॉडी वेट है उसको क्या करना है, उसको आपने मेंटेन रखना है, ठीक है। मतलब शॉर्ट टर्म में क्या आता है, मतलब एक टाइम पे ज़्यादा खुराक नहीं करना है कि आपका बॉडी वेट जो है ना वो ज़्यादा हो जाए। एंड लॉन्ग टर्म जो है ना आपकी जो डेली मतलब खुराक होती है उसको आपने क्या करना है, उसको मेंटेन रखना है ताकि वो आप ओबीस ना हो जाए, ठीक है। रीच एंड मेंटेन नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, आपकी जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसको मेंटेन रखना है नॉर्मली, ठीक है। आपकी जो और जो ये जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिफरेंस है ये हमने साइकोलॉजी में
डिस्कस किया है डिटेल के साथ, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। जो हमारे साथ प्रीवियस इन्फ्लुएंसी का चैप्टर मतलब जो हमारे साथ प्रीवियस इन्फ्लुएंसी का चैप्टर आया है उसमें है, ठीक है। उसमें मैंने स्टार्ट में डिस्कस किया कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्रिवेंट और ट्रीट कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। आपने क्या करना है, जितनी भी कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, जो कि हमने प्रीवियस स्लाइड में बताया कि बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, तो उस कॉम्प्लिकेशन को आपने क्या करना है, उससे बचाना है पेशेंट को। अगर थोड़ा सा भी कॉम्प्लिकेशन आ गया तो उसको ट्रीट करना है, ठीक है। इम्प्रूव एंड मेंटेन न्यूट्रिशनल स्टेटस, ठीक है। आपने क्या करना है, अपने न्यूट्रिशनल स्टेटस को इम्प्रूव रखना है। प्रोवाइड ऑप्टिमल न्यूट्रिशन और फॉर प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी में हो गया है मतलब जो अगर प्रेगनेंसी में हो गया है, शुगर लेवल हाई हो गया है, तो उस दौरान आपने क्या करना है, अपने जो शुगर है उसको ऑप्टिमल न्यूट्रिशन में रखना है, ठीक है। ऑप्टिमल न्यूट्रिशन यानी जो नॉर्मल ऑप्टिमल न्यूट्रिशन होता है उसमें रखना है, ठीक है। सेल्फ केयर की बात करते हैं तो सेल्फ केयर में क्या आता है, सेल्फ केयर में वही एक्सरसाइज वगैरह हो गई, ठीक है। अपना ग्लूकोज लेवल को मॉनिटर रखना, डेली बॉडी वेट को चेक करना है, ठीक है, उसको मॉनिटर रखना है। अपने खुराक पे फोकस करना है कि वो सही हो, ठीक है। और अगर इंसुलिन थेरापी स्टार्ट है तो इंसुलिन थेरापी करना है। पेशेंट शुड बी एजुकेटेड टू प्रैक्टिस सेल्फ केयर, पेशेंट को आपने एजुकेट करना है कि सेल्फ केयर करना है अब आपने, ठीक है। दिस अलाउ द पेशेंट टू एज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारे साथ पेशेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो होगी, ठीक है। बिल्कुल ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो अपने डायबिटीज़ को मैनेज करे, ठीक है। सेल्फ केयर शुड इंक्लूड, सेल्फ केयर में हमारे साथ क्या आते हैं, ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग आते हैं। आपने अपना ब्लड ग्लूकोज जो है ना उसको मॉनिटर रखना है। तो फर्दर सेल्फ केयर में बॉडी वेट आती है, तो ना आपने ओवर वेट होना है और ना ही अंडर वेट होना है, ठीक है। अपने बॉडी वेट को मॉनिटर रखना है, अपने बॉडी वेट को क्या रखना है, रेगुलेट रखना है, और अपने बॉडी वेट को अपने एज के मुताबिक सही रखना है, ठीक है। फूड केयर करना है, क्योंकि फूड जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादातर जो फूड्स है वो ख़राब हो जाते हैं इस दौरान, क्योंकि फूड जो है ना उस पर आप चलते हैं वो गंदगी वगैरह के साथ भी हो, मतलब उसकी मिलना जुलना हो सकती है। तो उस दौरान आपने फूड केयर जो है ना बहुत ज़्यादा करना है, ठीक है। इसमें ज़्यादातर जो फूड होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, उसमें टिंगलिंग वगैरह जल्दी से स्टार्ट हो जाती है और फूड ख़राब हो सकते हैं, ठीक है। तो आपने फूड केयर ज़्यादा करना है। पर्सनल हाइजीन करना है, अपने आप को साफ़ सुथरा रखना है, हेल्थी लाइफस्टाइल रखना है, अपने डाइट वगैरह फिजिकल एक्टिविटीज़ पे क्या करना है, उस पर फोकस करना है। एंड आइडेंटिफाई टारगेट फॉर कंट्रोल, ठीक है। और आपका क्या होगा, आपका टारगेट ये होगा, आपका गोल ये होगा कि आप इसको कंट्रोल रखेंगे, इस डायबिटीज़ को कंट्रोल रखना है। अगर आप स्मोकर है तो अपने स्मोकिंग को स्टॉप करें, ठीक है। न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट फॉर टाइप 1 डायबिटीज़, अब हमारे साथ पेशेंट जो है ना, ये जो पिछली स्लाइड हमने डिस्कस किया है टाइप 1 एंड टाइप 2 दोनों के लिए थे, लेकिन अब न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट क्या होगी टाइप 1 डायबिटीज़ के लिए जो कि इंसुलिन डिपेंडेंट है। कंसिस्टेंसी एंड टाइमिंग ऑफ मील, ठीक है। अगर उसको मतलब खुराक की ज़रूरत हो तो उस दौरान क्या करेगी, टाइमिंग ऑफ इंसुलिन उसकी मतलब उसकी ख्याल रखेगी, टाइप ऑफ इंसुलिन की, टाइमिंग ऑफ मील की ख्याल रखेगी, ठीक है। अपने खुराक की, अपने इंसुलिन की खुराक ख्याल रखना, एंड अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलरली वो मॉनिटर रखेगी, ठीक है। उसको मॉनिटर रखना, उसको उस पर ख्याल रखना, ठीक है। वो हमेशा ही अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेजर करेगी और उसको देखेगी कि कितना हो गया है, ठीक है। वेट लॉस, ठीक है, वो अपना वेट लॉस करेगी। न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट फॉर टाइप 2 के लिए क्या होगा, उसका फोकस वेट लॉस पे होगा, वो अपना वेट लॉस करना होगा उससे, ठीक है। अगर वो ओवरवेट है। स्मॉलर मील एंड स्नैक, वो थोड़ी सी खुराक करेगी, मतलब अगर खुराक करना चाहती है तो थोड़ा करेगा, ठीक है। और थोड़ा स्नैक्स वगैरह मतलब बिस्किट वगैरह जो कि शुगर फ्री होती है वो यूज़ कर सकती है। इसी तरह से वो अपने फिजिकल एक्टिविटी पे क्या करेगा, उस पर मतलब उस पर ख्याल रखेगा, एक्सरसाइज वगैरह करेगा। एंड मॉनिटर ब्लड ग्लूकोज और मेडिकेशन, और अपने ब्लड ग्लूकोज का इन मेडिकेशन को क्या करेगा, उसको मॉनिटर रखेगा। न्यूट्रिशनल रिकमेंडेशन में हमारे से कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है ना उसमें 60 to 70% कैलोरीज होती है, और फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स उससे मिलते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, मोनोसैचुरेटेड फैट्स वगैरह को यूज़ करना है, ठीक है। एंड इतना ज़्यादा भी यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये हमारे साथ क्या होते हैं, इसमें कैलोरीज वगैरह ज़्यादा होते हैं। प्रोटीन में 10 to 20% टोटल कैलोरीज होते हैं, तो प्रोटीन यूज़ कर सकती है, ठीक है। फैट्स में 10% कैलोरीज फ्रॉम सैचुरेटेड फैट, ठीक है। सैचुरेटेड फैट्स में क्या होते हैं, 10% कैलोरीज होते हैं, लेस देन 10% कैलोरीज होते हैं, तो ये फैट्स भी थोड़ा उसके लिए अच्छा है, ठीक है, वो भी रिकमेंड कर सकते हैं। एंड कैलोरीज फ्रॉम फोबा जो है ना, ये हमारे साथ क्या होते हैं, फोफा
पोहा मतलब कि फुली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है, उसमें 10% से क्या होती है कैलोरीज होती है, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। एंड लेकिन क्या होती है वो लिमिटेड अमाउंट में यूज़ करना है, ठीक है। एंड 300 mg कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। और इसी तरह से अगर फाइबर्स की हम बात करें तो फाइबर्स 20 to 35 ग्राम पर डे वो फाइबर यूज़ करेंगे, ठीक है। जो कीड़े वगैरह होते हैं वो खाएंगे, इसमें फाइबर ज़्यादा होते हैं, फाइबर रिच फूड होती है। नर्सिंग असेसमेंट की बात करते हैं तो नर्सिंग असेसमेंट पे हमारे साथ क्या आते हैं, हैज़ द पेशेंट एक्सपीरियंस फुली यूरिया, फुली डिप्सिया एंड फुली फीजिया। ये 3 टर्म है जिसमें हमारे साथ जाहिर कर देती है कि पेशेंट को क्या है, ये साइन एंड सिम्टम है डायबिटीज़ की, ठीक है। फुली यूरिया यूरिन ज़्यादा होना, ठीक है। फुली डिप्सिया मतलब पानी का प्यास बहुत ज़्यादा लगना, एंड फुली फीजिया खुराक भूख ज़्यादा लगना, ठीक है। पेशेंट जो है ना वो ये 3 साइन एंड सिम्टम उसमें मौजूद है कि नहीं, पेशेंट बताएगा कि मुझे फुली यूरिया, फुली डिप्सिया या फुली पेजिया जो है ना वो हो रही है, ठीक है। ये 3 पीस है। नंबर ऑफ ईयर्स सिंस डायग्नोज, अगर वो डायग्नोज हो गया है कि उसे डायबिटीज़ है तो उसे पूछेंगे कि कितने ईयर्स हो गए हैं। कार्डियोवैस्कुलर, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, कोल्ड एक्सट्रीमिटीज़, वीक फिडल पल्सेस, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, हंगर, थर्स्ट, ये सब के बारे में पूछेंगे कि कोई इसी तरह से कॉम्प्लिकेशन वगैरह तो नहीं हो गए हैं, और इसको फिर असेस खुद भी करेंगे कि उसको कोई ये इस तरह का कॉम्प्लिकेशन वगैरह तो नहीं आए हैं, जो कि हमने बताया कि ये कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। अच्छा, जीनेटो यूरिनरी, इंक्रीज यूरिनेशन, निक्टूरिया, राइट टाइम जब पेशाब की ज़्यादा क्या होती है मतलब पेशाब रात के टाइम आना, ठीक है, तो ये हमारे साथ क्या है, निक्टूरिया है, ये भी एक साइन एंड सिम्टम है किस चीज़ की, डायबिटीज़ की। एम्पोटेंस विजाइनल डिस्चार्ज, ठीक है, एंड इनएबिलिटी टू विजाइनल डिस्चार्ज, तो ये हमारे साथ सारे क्या है उसको भाई असेस करेंगे, पेशेंट से पूछेंगे, उसकी हिस्ट्री को चेक करेंगे, ठीक है। ये हमारे साथ साइन एंड सिम्टम हो सकती है किसकी, डायबिटीज़ की। न्यूरोलॉजिक नम्बनेस एंड टिंगलिंग ऑफ द लोअर एक्सट्रीमिटी, पाँव में नम्बनेस, टंगलिंग वगैरह होना, क्योंकि उसकी जो नर्व है वो डैमेज हो सकते हैं, तो इसको भी हम चेक करेंगे। पेन डिक्रीज होना, ठीक है, उसके पेन देंगे ताकि उसको पेन महसूस हो रहा है कि नहीं, अगर उसको पेन महसूस हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसका जो नर्व है वो ठीक है, ठीक है। परसेप्शन, टेम्परेचर परसेप्शन वगैरह भी चेक करेंगे, उसकी गेट मतलब उसकी जो मूविंग एबिलिटी हो उसको भी चेक करेंगे। नर्सिंग डायग्नोजिंग की बात करते हैं तो नर्सिंग डायग्नोजिंग में अब हम क्या करेंगे, मतलब हम किस तरह से डायग्नोज करेंगे पेशेंट को कि वो हाइपोग्लाइसीमिया हाइपरग्लाइसीमिया में तो नहीं है। अल्टर्ड न्यूट्रिशन मोर देन बॉडी रिक्वायरमेंट, ठीक है, उसकी जो न्यूट्रिशन है उसको क्या करेंगे, उसको मोर देन दियर बॉडी रिक्वायरमेंट उसको चेक करेंगे कि उसकी न्यूट्रिशन जो है ना वो मतलब उसकी बॉडी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा तो नहीं है, ठीक है। अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि उसमें रिस्क हो सकती है हाइपरग्लाइसीमिया की। रिस्क फॉर इंजरी हाइपोग्लाइसीमिया रिलेटेड टू इफेक्ट ऑफ इंसुलिन इनएबिलिटी टू ईट, ठीक है, या तो वो कुछ खा नहीं रही है या उसने इंसुलिन के डोज को थोड़ा ज़्यादा किया है, तो इस वजह से उसको रिस्क हो गई है किस चीज़ की, हाइपोग्लाइसीमिया की। एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड टू पुअर ग्लूकोज कंट्रोल, ठीक है, क्या होती है एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड टू पुअर ग्लूकोज कंट्रोल, ठीक है। अगर उसकी ग्लूकोज कंट्रोल ठीक नहीं है तो इस वजह से उसकी जो एक्टिविटीज़ है वो इंटॉलरेंस हो सकती है, उसे रिस्क हो सकते हैं कि वो अपनी एक्टिविटी के करने के काबिल न हो जाए, ठीक है। एंड रिस्क फॉर एम्फर्ड स्किन इंटीग्रिटी, उसकी जो स्किन इंटीग्रिटी हो उसको चेक करेंगे, अगर मतलब उसकी रिस्क भी हो सकती है कि वो अपने ग्लूकोज को मेंटेन नहीं रखेगा, कंट्रोल नहीं रखेगा, तो इस वजह से उसकी जो सेंसेशन वगैरह है वो डिक्रीज कम हो सकती है, उसकी सर्कुलेशन ब्लड सर्कुलेशन वगैरह कम हो सकती है, और ज़्यादातर ये लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में होती है। अब बात करते हैं नर्सिंग इंटरवेंशन की। तो स्टूडेंट्स हमारे साथ जो नर्सिंग इंटरवेंशन है उसमें हम क्या करेंगे, यानी हम क्या इंटरवेंट करेंगे पेशेंट पे, ठीक है। तो असिस्ट लेवल ऑफ नॉलेज उसे मतलब देंगे कि, और असिस्ट भी करेंगे कि पेशेंट को डिजीज़ के बारे में कोई नॉलेज है कि नहीं, वो अपना केयर किस तरह से कर रहा है, उसे उसमें ये एबिलिटी है कि नहीं कि वो अपना केयर करे, उसे कुछ नॉलेज है अबाउट डायबिटीज़ की नहीं, ठीक है। असिस्ट डाइट थेरापी को असिस्ट करेंगे कि उसका डाइट किस तरह से है, मेडिकेशन ले रहा है कि नहीं टाइम पे, ठीक है, एंड एक्सरसाइज वगैरह कर रहा है कि नहीं। रिकमेंड्स का मतलब ये है कि फॉर द प्रमोशन ऑफ हेल्थ वो अपना डाइट एक्सरसाइज मेडिकेशन वगैरह मेंटेन कर रहा है कि नहीं, तो इसको हम रेगमेंट कहते हैं, ठीक है। असिस्ट फॉर साइन ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया की साइन को हम देखेंगे कि यानी कि फुली यूरिया, फुली डिप्सिया वगैरह तो उसमें मौजूद नहीं है। असिस्ट फॉर साइन ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया के साइन स्वीटिंग हो सकती है, पसीना, ट्रीमर्स का मतलब है शेकिंग मोमेंट, ठीक है, एंड नर्वनेस, ठीक है, एंड नर्वसनेस का क्या मतलब है, यानी वो नर्वस होगा, ठीक है, कंफ्यूज्ड होगा।
टिकी कार्ड या उसकी जो हार्ट रेट है वो ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। एंड लाइट हेडेक जो है ना वो थोड़ा कम, मतलब लेकिन हेडेक होगा, ठीक है, कम होगा लेकिन हेडेक हो सकता है। एंड कंफ्यूज्ड बंदा हो सकता है। तो ये हमारे साथ सारे साइन एंड सिम्टम है हाइपो एंड हाइपरग्लाइसीमिया के, ठीक है। प्रोवाइड स्किन केयर जो है ना उसको प्रोवाइड करेंगे, स्पेशली हम लोअर एक्सट्रीमिटी की स्किन केयर प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि लोअर एक्सट्रीमिटी में ज़्यादातर पे पाँव जो है ना वो खराब हो सकते हैं। इंश्योर अप्रोप्रिएट इंसुलिन डोजेज, अगर पेशेंट इंसुलिन डिपेंडेंट है तो इंसुलिन डोजेज ही सही से जो जितने अमाउंट में देना है वो हम क्या करेंगे उसको बताएंगे और उसको भी हम असेस करेंगे। इंश्योर एडिक्वेट नॉलेज ऑफ डाइट, ठीक है, और जो डाइट के लिए एडिक्वेट नॉलेज चाहिए तो वो हम उसे बताएंगे, उसे असेस करेंगे और उसे बताएंगे भी। एंड एक्सरसाइज के बारे में भी उसे बताएंगे कि उसने एक्सरसाइज करना है डेली ताकि उसका वेट जो है ना वो मेंटेन रहे। गेट हेल्प इंटरमीडिएटली फॉर साइन ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया, अगर हाइपोग्लाइसीमिया के साइन एंड सिम्टम मौजूद है तो उसके मुताबिक हम क्या करेंगे, गेट हेल्प उससे मतलब उसे हेल्प देंगे, ठीक है, ताकि उसे हम बताएंगे उसे कि अपने न्यूट्रिशन में क्या करना है, कौन से खाना खाना है वगैरह, ठीक है। अपने न्यूट्रिशन को थोड़ा क्या करें, थोड़ा आप डेवलप कर सकते हैं। तो ये हमारे साथ सारे हो गया नर्सिंग इंटरवेंशन अबाउट डायबिटीज़, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई कॉम्प्लिकेशन है तो ये रेफरेंस है, यहाँ से आप लोग हासिल कर सकते हैं मोर फर्दर इंफॉर्मेशन को, ठीक है, अबाउट डायबिटीज़। ये सारे यहाँ से लिया गया है ये स्लाइड, तो यहाँ से आप लोग फर्दर भी देख सकते हैं और फर्दर इंफॉर्मेशन भी हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन वगैरह है तो कमेंट सेक्शन में भी आप लोग पूछ सकते हैं, बहुत जल्द आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हमारे चैनल लेक्चर्स बाय अनाया को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को बहुत जल्द मिल सके। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए।